अपने मुल्क की तजारत के लिए कोशिश करना, अपने मुल्क की मैन पावर को वहाँ पे जाके फरोख्त करना, यही होता है और क्या होता है? हम इसमें बुरी तरह नाकाम है तीनों चीजों में। ना तो हम अपने लोगों के लिए वहाँ पे जॉब ढूंढ सके, ना हम अपने वहाँ पे अच्छी सफारतकारी करके हम कश्मीर के मसले को बता सके वहाँ की यूनिवर्सिटियों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लॉयर्स को, वहाँ की बार रूम्स को। ये क्या मजाक हम कर रहे हैं अपने आप से? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं उस शतरमुर्ग की तरह। आई एम सॉरी फॉर दिस वेरी ब्लैंड। जुनैरा साहिबा, ये जो 365 रोज की सूरत हाल हमने देखी, हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई अंदोनाक वाक़या रिपोर्ट होता रहा, उसके बाद आज की सिचुएशन कहां पर जाकर स्टैंड करती है? अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर? देखिए, हम बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते साइप्रस का आयरलैंड से, या फिर कॉप्टिक क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है उसका कश्मीरियों से, या पैलेस्टाइन के साथ जो कुछ हो रहा है उसका किसी और से। हर जो स्ट्रेटेजिक कॉबवेब होता है उसकी एक अपनी रियलिटी होती है, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और उसको उसी लेंस से देखना चाहिए। विदाउट ड्राइंग एनी कंपैरिजन्स, आपकी गैर मुसल्लह जदोजहद आप अगले 150 साल भी लगे रहें कहीं रजिस्टर नहीं होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा उसको एंडोर्स करती है या नहीं करती है, इससे कश्मीरियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि उनकी इस वक्त जो मूवमेंट है वो इंडिजिनस है। वो टाइम्स गुजर चुके हैं जब कहा जाता था कि पाकिस्तान उनकी मुसल्लह जदोजहद में उनकी हेल्प करता है। कम्प्लीटली होम ग्रोन इस वक्त उनकी एक जनरेशन है जो 70 ईयर्स से अपने माँ बाप को, अपने बाप दादा को पिटते देख रही है, मरते देख रही है। तो ये वो नौजवान है जिन्होंने आँख ही इस एनवायरनमेंट में खोली है जहाँ हर तरफ हेजेमोनिक डिज़ाइंस थे इंडिया के। सो मुझे नहीं मालूम कि हम कौन सी गैर मुसल्लह जदोजहद की सपोर्ट कर रहे हैं। हम कश्मीरियों की हर उस एक्ट की सपोर्ट करते हैं जो उनका हक बनता है, नंबर 1। नंबर 2, 18 साल मार खाने के बाद अफ़गानिस्तान में यूएस तालिबान के साथ, जिनको वो कहते थे वी डोंट टॉक टू टेररिस्ट्स, उनके साथ टेबल पे बैठा है। उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी एम्बेसी है, वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करने जा रहे हैं अपने मुल्क में। उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी पॉपी कल्टिवेशन और हेरोइन की स्मगलिंग अमेरिका में उससे ज़्यादा होती है जितनी 2000 में होती थी। तो इससे आप क्या विड्रॉ करते हैं? इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेसी के सारे टूल्स एक तरफ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप बात करते हैं तब दुनिया आपकी बात सुनती है और समझती है। आपने मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूल है, सिर्फ एक। जो डिप्लोमेटिक फिनोमेना है ये बहुत बड़ा है, वाइड है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। इसमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इसमें आपके पॉलिटिकल लेवरेजेस होने चाहिए, आपके सोशल लेवरेजेस होने चाहिए, आपकी इंटरनेशनल लॉबिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो एज अ डेटरेंट, मैं मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेटरेंस की बात कर रही हूँ। साथ साथ जब डेटरेंस इन प्लेस होगा तो फिर आपकी कोई बात सुनेगा, वरना आपने देखा है वाजपेयी और कांग्रेस जैसी जमात ये काम नहीं कर सकी जो कि आज आपकी हेजेमोनिक आरएसएस ने कर दिया। तो आप किन मुज़ाकरात की बात करते हैं? सो मुज़ाकरात फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जब तक नहीं होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब देयर इज नो वे टू गो टू डायलॉग, मतलब हमारे पास मुज़ाकरात का ऑप्शन आप कह रही हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का? No, there is there is a way to go to dialogue. There is a way to go to dialogue, but from a position of strength, and that strength is your deterrence, military instrument. ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हम पहुंचे हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि अब तक बहुत कुछ हो चुका, बहुत सारी हुकूमतें आई गई, बड़े मुआहदे हुए, जंगें हमने लड़ी, मुसल्लह जदोजहद हुई, लेकिन अभी तक ये मामला ताहाल तलब है और रही सही कसर भारत ने 5 अगस्त के वाक़े के हवाले से पूरी कर दी थी। अभी भी आप समझते हैं कि ये जो कश्मीर का तनाज़ा है, ये मामला है, डायलॉग टेबल? आप तो इस पोजीशन में नहीं है किसी जंग में जा सकें, तो जब आप जंग करनी नहीं, फिर दूसरा रास्ता मुज़ाकरात का है। तो मुज़ाकरात की आप कोशिश करके देख रहे हैं, लेकिन आप मुज़ाकरात के बारे में बड़े ही गैर संजीदा हैं। कभी कभार इन जो ये दिन होते हैं कश्मीर के हवाले से हमें सारी बात याद आ जाती है और तो कुछ नहीं है। अमली तौर पे मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूँ कि इतने 100 आपके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं गैर मुल्कों में सफारतकारी कर रहे हैं, मुझे
आप बताएं, कभी किसी जगह से आपने सुना किसी ने किसी मुल्क के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, वहाँ के वकला के साथ, वहाँ के लीडर जो हैं, असेंबली के कारकुन जो हैं, जो मेंबर हैं, उनसे कोई इंटरेक्शन किया हो, उनको बताया हो कि कश्मीर का असल में मसला है क्या, कोई डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को दिखाई हों, कोई कभी कभार जिस रोज़ आज जिस तरह हम यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं सड़क पे आए, वहाँ पे आपके जो मुतलका अफसर है वो खुद सफारत खाने के अंदर उसने कोई एहतजाज किया हो, कोई काला झंडा लगाया हो, कुछ नहीं है। तो ऐसे तो बात नहीं बनती है। आप एक मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, आपने इस चीज़ को एक रखा हुआ है किसी खास मकसद के लिए, इस लगता है कि आपने इस इशू को अब रखा हुआ है। आप इस इशू का हल चाहते ही नहीं हैं। अगर इशू का हल चाहते होते तो 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। क्या हुआ हमने इतने सालों से कोशिशें की, क्या नतीजा उसका निकला? 3 संजीदा कोशिशें हुई सिर्फ इस मामले में, और तीनों संजीदा कोशिशों के बाद हमने इसका फॉलोअप नहीं किया। ऐसे नहीं मामला तय होते। मामला तय होते हैं कि आप अपना मुकदमा मुसलसल लड़ते रहें। और मैं हैरान हूँ कि किस लिए सफारत खाने हैं, किस लिए ये सफारतकार बैठे हुए हैं, क्यों ये तनख्वाहें लेते हैं? क्या ये अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि वहाँ पे उनको ला के पढ़ाएं? क्या उनके लिए स्कॉलरशिप को ढूंढते रहते हैं सारी दुनिया में कि अच्छे स्कॉलरशिप्स कहाँ पे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, और अपने बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे लेके देने हैं? क्या वहाँ पे उन प्रिविलेज और पिक्स का फैसला हासिल करना चाहते हैं कि अपनी जो खवातीन उनको अच्छे जेवरात कहाँ से खरीद के लेके देने, उनको अच्छी शॉपिंग कहाँ से करानी है? नहीं, बुरी लगेंगी बातें ज़रा आपको, लेकिन दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट सीरियस, वी हैव नेवर। हमने कश्मीर के मसले पे कौन सी संजीदा एफर्ट की है? क्या जाके अपना यूएनओ के अंदर एक तकरीर कर देना कई साल के बाद, ये एक संजीदा एफर्ट होती है? मुझे मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इतने बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, जैगम साहब हैं, अमीर अब्बास साहब हैं, अपना नासिर चुगताई साहब हैं, ये मोहतरमा जो हैं ये बैठी हुई हैं, मुझे इनका जनीरा अजहर नाम आ गया इनका। मैं इन सब से सवाल करता हूँ कि इनके इल्म में पाकिस्तान के किस किस सफीर ने आज तक किस किस सफारत खाने में इवन आज का ही दिन मनाया हो जो आज आप मना रहे हैं? अगर मनाया है तो मेरा ईमेल एड्रेस में चाहें तो इनको मैं दे सकता हूँ। बाद आप मुझे बता दें कि जी फलाने सफारत खाने में ये हमारी एक्टिविटी थी, शर्म आनी चाहिए हमें। पैसा हम उजाड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए वो वहाँ बैठे हैं? मुझे आप मकासद बता दें, क्या मकासद है उनके वहाँ पे बैठने के? यही मकसद होता है ना कि अपने मुल्क का मौका पेश करना, अपने मुल्क की तजारत के लिए कोशिश करना, अपने मुल्क की मैन पावर को वहाँ पे जाके फरोख्त करना, यही होता है। और क्या होता है? हम इसमें बुरी तरह नाकाम है तीनों चीज़ों में। ना तो हम अपने लोगों के लिए वहाँ पे जॉब ढूंढ सके, ना हम अपने वहाँ पे अच्छी सफारतकारी करके हम कश्मीर के मसले को बता सके वहाँ की यूनिवर्सिटियों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लॉयर्स को, वहाँ की बार रूम्स को। ये क्या मजाक हम कर रहे हैं अपने आप से? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं उस शतरमुर्ग की तरह। आई एम सॉरी फॉर दिस वेरी ब्लैंड के अंदर। मतलब आपका तज्जिया कुछ इस तरह से कि सफारत खाने मुंह पर अपने ताला लगाए बैठे हैं, साल के साल उन्हें सिर्फ 2 अल्फाज कश्मीरियों के हवाले से कहना याद आते हैं। मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये हमारे 3 तज्जियाकारों का समय है, क्योंकि हम ये कह चुके हैं खुद से कि हम पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कश्मीर के मामले पर मजीद बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इसमें क्या है? इन 72-73 सालों के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के लिए क्या किया? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। भी मुंतज़िर हैं तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा कभी मसला कश्मीर को हल करवा सकेगा? इफ्तिखार अहमद साहब, आपको लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा कभी भी, चले अभी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, नासिर चुगताई साहब इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगी। आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इस मामले को हल करवा सके? अच्छा, मैं पिछले सवाल से शुरू करूंगा कि मेरा जुमला रह गया था कि जब जंग होती है तो वो मुज़ाकरात की ज़मानत होती है। बाज़ औक़ात मुज़ाकरात के लिए आपको जंग करना होती है, वरना आप बैठे रहें। आप हाँ जिस तरह बैठे हुए हैं, वक़ौल फैज़ साहब के ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। तो आरज़ू करते रहें, विसाल यार नहीं होगा आपको। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, ये एक मफलूज फाली ज़दा यरकान ज़दा, इसका पोलियो उसको हो चुका है,
इसके करोना पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बैठ गया है। ये एक ऐसी तंजीम है जो बड़े सरमायादार मुल्कों को विदाउट परमिशन जंग करने देती है। अफ़गानिस्तान में किस तरह हमला हुआ, इराक़ पे किस तरह हमला हुआ, फ़लस्तीन को किस तरह हड़प किया गया, ये सब आपके सामने है। मैंने जो आपको मिसाल दी थी बोस्निया की, वो अलग मिसाल थी। उसकी वजह ये है कि ये 5 जो बड़े ममालिक हैं उनके आदमी यरगमाल है। अगर आज कोई रेजोल्यूशन लेकर जाए कि कश्मीरी को खुददारी दिया जाए तो 2-3 वीटो कर देंगे। आपके पास एक ही मुल्क है चाइना जो बड़ी मेहरबानी करता है आपके साथ, लेकिन बाकी 2-3 वीटो कर देंगे। जब वीटो वो तो मामला ख़त्म हो गया। हम जो बात करते हैं कि हमने 4 इजलास किए सलामती कौंसिल के, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। सलामती कौंसिल के इजलास हुए ही नहीं जो बाकायदा इजलास होते हैं। सलामती कौंसिल के अरकान में गैर रस्मी मशवरा हुआ और जवाब दे दिया गया आपको आपके ख़त का। एक ख़त आपने कल फिर लिख दिया है, वो ख़त फिर चीन के आप हवाले करेंगे, चीन वो हवाले करेगा सलामती कौंसिल के। ये प्रोसेस है ना भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी भारत को मेंबरशिप दिला चुके हैं सलामती कौंसिल की। Exactly. अब वो वहाँ बैठा हुआ है, तो एक मसला ये बन जाएगा आपके लिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, और जब बोले उम्मीद भी नहीं हो, तवक्को भी नहीं है मेरा पास इन दोनों से। मुझे उम्मीद अगर है तो वो कश्मीर के अंदर होने वाली रेजिस्टेंस से है जो फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, आपके के पॉइंट से आगे बढ़ती हूँ। एनबीसी उसकी वजह ये है। ठीक, आपने रेजिस्टेंस की बात की कश्मीर के अंदर होने वाली। ज़ैगम खान साहब, 10 मिलिट्री ऑपरेशंस हुए पिछले 365 रोज में, 229 कश्मीरियों को शहीद किया गया, 55 इंटरनेट शटडाउन्स हुए, इसके अलावा 48 इमारतों को तबाह किया गया, और हमने अपनी आंखों से देखा जिस तरह से घरों को नजर आतिश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और दुनिया खामोश है। देखिए ज़रिया, जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, थोड़ा अनपैक करते हैं, तो इसका मतलब है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल। और जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है 5 मुस्तकिल मेंबर, यानी चाइना, फ्रांस, बरतानिया, रशिया और यूएसए। ये लोग जब मुत्तफिक हो जाएं, 5 मुत्तफिक हो जाएं, तो तब कोई करारदाद मंजूर हो सकती है। अगर इसमें से एक भी मुत्तफिक ना हो तो फिर वीटो हो जाता है। कोल्ड वार के दौर में ये जरूरी था कि अमेरिका और रशिया, यानी उस वक्त जो सोवियत यूनियन था, वो आपस में मुत्तफिक हो, तभी कोई करारदाद पास हो सकती है। दरमियान में एक ऐसा वक्त आया जब अमेरिका का गलबा था, अमेरिका एक हाइपर पावर बन चुका था, और वो अपनी मर्जी से बाकी 4 मुल्कों पे दबाव डाल के करारदादें पास करवा सकता था। अब वो वक्त भी चला गया, और बिल्कुल ठीक कहा एनबीसी ने कि इन 5 मेंबर्स में से ले दे के सिर्फ एक मुस्तकिल मेंबर है चीन, जो हमारा दोस्त है, हमारा साथ देता है, लेकिन ज़हन में रखिए उसके भी अपने मफादात हैं, और वो भी मशरूत तौर पे साथ देता है, वो हमारी जेब में नहीं है। बाज़ चीज़ों पे हमारा वो साथ नहीं भी देता। FATF पे उसने हमें खुल के सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया लेकिन मशरूत अंदाज में किया। तो मुस्तकबिल करीब में तो इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से पाकिस्तान को बैक करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी होगी। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम जो ताकतें हैं, इनके माशी मफादात भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी ने जहाज बेचने हैं, तो किसी ने न्यूक्लियर प्लांट बेचने हैं, तो किसी के किसी तरीके से मार्केट है। और बदकिस्मती से इस अरसे में गुज़श्ता 10 से 20 साल में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट बहुत कम हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक वेट था, जो माशी वजन था, वो बेइंतहा कम हुआ है। पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई कुव्वत होगी जिसके बहुत ज्यादा माशी मफादात वाबस्ता हो। तो मुस्तकबिल करीब में तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अमीर, दुनिया मुआशी मफादात को पहले देखती है, बाद में दूसरे मफादात या फिर पड़ोसी ममालिक होने के नाते अपना किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा से जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपकी अभी भी उम्मीद है कि ये मसला हल करवा सकेगा वो? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के 195 या 95 रुकन ममालिक, जी अमीर,
चलिए अमीर, आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ। जुनेरा, अक़वाम मुत्तहिदा से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? ये मसला सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो पाएगा अक़वाम मुत्तहिदा, जो पिछले 72 साल से जूं खाते हुए? देखिए, यूएन इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो मसले का हल नहीं है। यूएन इज़ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज यूएन एक बड़े डिप्लोमेटिक वे में जितने भी हेजेमोनिक कंट्रीज़ हैं उनको एक कवर प्रोवाइड करता है कि वो जो मर्ज़ी करें कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाके। सबसे बड़ा आप यूएस को देख लें कि क्या यूएस को आप रोक सके। उसने जो कुछ कुवैत के साथ, कुवैत के मामले में इराक़ में किया, जो कुछ उन्होंने जाके अफ़गानिस्तान में किया, जो कुछ उन्होंने मिडल ईस्ट में सीरिया में जो रोल प्ले किया है, जिस तरीके से सारे जानते हैं कि आईसिस किसकी क्रिएशन है, अलकायदा के टेंटिकल्स कहाँ जाके मिलते हैं, कुछ कर सकी है यूएन। इसी तरह ब्रिटेन, आप ब्रिटेन की बात करते हैं जो कि इस सारे कश्मीर इशू की बैकबोन है, जिसके बैड डिसीजन और इंटेंशनल बैड डिसीजन की वजह से आज कश्मीर का मसला मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं रशिया। तो रशिया जो है उसके कुछ अपने स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं। वो इस वक्त पावर हाउस ज़रूर है लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान का साथ दे, बिकॉज पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की अपनी डिप्लोमेटिक टाइज़ को उसके साथ इस्टेब्लिश करने के लिए। रह गया चाइना, तो चाइना की तो पॉलिसी ही पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट है। वो इंगेज करता है, डिप्लोमेटिकली इंगेज करता है, इकोनॉमिकली इंगेज करता है, और आपने उसकी वो पॉलिसी देखी है कितनी कामयाब हुई है कि आज साउथ एशिया आधे से ज़्यादा उसके साथ खड़ा हुआ है। तो बेसिकली यूएन इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो इमर्जिंग सिचुएशन है ग्लोबल ऑर्डर का, उसमें रहते हुए तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है कि आपको लगे कि इंडिया पीछे हट जाएगा या इंडिया को पीछे हटाने में यूएन पीस फोर्सेस कुछ कर सकेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ग्लोबल ऑर्डर बहुत चेंज हो रहा है। नए पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर उन कंपल्शंस की वजह से और उस ग्लोबल ऑर्डर के चेंज होने की वजह से यूएन दीवार के साथ लग के कुछ फैसले करने पे मजबूर होता है तो दैट हैज़ टू बी सीन येट। अमीर इज अगेन विद अस। अमीर, आप अपना कमेंट कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। तो मैं जरा 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कुल पैसा इकट्ठा किया अपने आप को और अपने 12 मेन एजेंसीज को चलाने के लिए, वो $53 अरब था। इन $53 अरब में से जो जनरल बजट है यूनाइटेड नेशंस का, उसका 22% अमेरिका ने दिया है, जो $10 बिलियन से ज्यादा बनता है। इसका जो पीस कीपिंग मिशन है उसका 28% अमेरिका ने दिया है। जो इसका पीस कीपिंग मिशन है उसका कितना बजट है 2019 और 20 का, वो $6.5 अरब। $6.5 अरब का 28% एक मुल्क दे रहा है। जब तक वो मुल्क नहीं चाहेगा, आप सारी अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें तो आप कश्मीर को कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है उनमें एक तो ये हो गया तुरम खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील की है, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस। हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई भी मुआशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबर स्टैंप है। मैं पहले कह रहा था ये मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी है अक़वाम मुत्तहिदा को कि मैं आपकी एजेंसीज की फंडिंग रोक दूंगा, मैं WHO की फंडिंग रोक दूंगा, मैं बाकी इदारों की फंडिंग रोक दूंगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा फौरन पांव और हाथ बांध के उसके सामने झुक गई, क्योंकि वो हमारी पास है, वो पैसे नहीं देगा, अक़वाम मुत्तहिदा की चौधराहट खत्म हो जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा का हुक्का तानी बंद हो जाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा से छोड़ दें। मैं मुज़ाकरात को भी मैं नहीं समझता ऑप्शन होगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। आपको देखें,
जिसे कहते हैं ना कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हम अकेले हैं, हमें अकेले चलना है, लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि लोग, अवाम और इदारे, तंजीमें उनकी हमदर्दियां हासिल करें। सफर तवील हो, लेकिन रास्ता यही है। मुमकिन है ये सफ़र तवील हो, 72 साल गुजर गए, मजीद इससे ज़्यादा तवालत क्या अख्तियार की जाए। इफ्तिखार अहमद साहब, बताइए ये अक़वाम मुत्तहिदा आखिर कर क्या रहा है पिछले गुज़श्ता 72-73 सालों